आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जोग्राफ़ी का आपके। और ये 10th क्लास की जोग्राफ़ी है, NCERT CBSE सिलेबस है आपका। और जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती करते हैं। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और इंडिया की लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड, जो कि बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं। डिसाइड फूड ग्रेन के अलावा इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ को, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि जूट है, जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, शुगर केन है, शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऐसे ही बहुत सारे क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि एज ए रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस यानी मसाले, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री। और एग्रीकल्चर है वो सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री की। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड चेंज। और इन सालों में जो कल्टीवेशन, खेती करने के जो तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इनकी जो विशेषताएं हैं वो डिपेंड करती हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट पर। तो ये फैक्टर्स हैं जिस पर कि एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। और ये फैक्टर्स हैं आपके, या फैक्टर्स कह सकते हैं, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं हो गई। तो इसमें आते हैं आपके फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। ये जो हैं वो इनके फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सब्सटेंसेस। और जो फार्मिंग है वो अलग अलग पाई जाती है। सब्सटेंसेस मतलब जीने के लिए जो फार्मिंग की जाती है वहाँ से लेकर कमर्शियल टाइप्स मतलब बेचने के पर्पज़ से जो खेती की जाती है। तो ये अलग अलग टाइप्स की होती है। एट प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इस टाइप की जो फार्मिंग है वो की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रिमिटिव यानी कि पुरानी। प्राचीन काल में जैसी फार्मिंग की जाती थी उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो स्टिल प्रैक्टिस जो आज भी कुछ इंडिया के कुछ हिस्सों के अंदर की जा रही है, खासकर कि फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जहाँ ट्राइबल पीपल रहते हैं। और ये जो लोग हैं वो पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं, पुराने टूल्स को यूज़ करते हैं, और जो परिवार के लोग या कम्युनिटी के लोग मिलकर इस टाइप की खेती करते हैं। तो ये आ गया, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। और इस प्रकार की जो खेती है वो छोटे छोटे पैचेज ऑफ लैंड में की जाती है प्रिमिटिव टूल्स की मदद से, जिसमें कि होए, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स आते हैं, कुदाल, बेलचा, फावड़ा, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। एंड फैमिली और परिवार के लोग या कम्युनिटी के लेबर्स वो मिलकर इस खेती को करते हैं। और इस प्रकार की जो खेती होती है डिपेंड ऑन मानसून, ये मानसून पर डिपेंड होती है। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। फसल को उगाने के लिए किसान को डिपेंड होना पड़ता है मानसून पर या नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर एंड सूटेबल अदर एनवायरनमेंट, और भी कई जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं
वो क्रॉप के लिए सूटेबल होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे जो ये इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो डिपेंड करती है। तो इसमें आपने 3 बातें पढ़ी हैं। एक तो ये कि थोड़ी ही जगह पर की जाती है, फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया के अंदर इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो आज की जाती है, और इसके अंदर पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर कर उस पर खेती की जाती है। और ये जो खेती होती है वो प्रिमिटिव टूल्स की मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। एंड इसके अंदर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मानसून, ये मानसून पर डिपेंड होती है, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए या सूटेबल ऑफ अदर एनवायरनमेंट कंडीशन इस पर डिपेंड होती है। जो खेती है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड होती है, यानी कि इसमें जो इंसान है वो टोटली नेचर पर डिपेंड होता है। इस टाइप की जो खेती होती है, इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि काटो और जलाओ, तो इसमें क्या होता है कि पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, पहले कट करते हैं, कटे हुए पेड़ होते हैं उनको जलाया जाता है, और जो उसकी एशेज़ होती हैं उसको लैंड के अंदर मिलाया जाता है एज अ फर्टिलिटी या एज अ फर्टिलाइज़र के रूप में या खाद के रूप में इसको मिलाया जाता है। तो उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। फार्मर क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड, ये अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो इसमें आ जाएगा फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। जो किसान है वो पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है और उस पर सीरियल्स लगाता है या फूड क्रॉप्स को लगाता है, सस्टेन देयर लाइफ, अपनी परिवार को चलाने के लिए। वैन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, और जब इस लैंड की सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर जो है वो शिफ्ट कर लेता है दूसरी जगह पर, और वापस वही सारा प्रोसीजर अपनाता है कि वो लैंड ऑफ फॉरेस्ट फिर वापस से क्लियर करता है पैच ऑफ फॉरेस्ट को, और फिर से तैयारी कर देता है उस पर कल्टीवेशन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग, क्योंकि इसमें शिफ्ट हो रही है खेती, एक जगह से दूसरी जगह पर फार्मर जा रहा है खेती करने के लिए, तो इसी वजह से इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें शिफ्टिंग अलाउ हो रही है नेचर को रिप्लेनिश करने के लिए, जो नेचर है वो रिप्लेनिश करेगा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की थ्रू नेचुरल प्रोसेस लैंड एंड प्रोडक्टिविटी। इन दिस टाइप नेचुरल प्रोसेस के थ्रू और लैंड और प्रोडक्टिविटी इस प्रकार के एग्रीकल्चर के अंदर लो होती है, कम होती है। एज अ फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि जो किसान होते हैं वो इसमें फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं करते हैं और अदर मॉडर्न इनपुट्स और दूसरे मॉडर्न इनपुट्स को, और इसी वजह से इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है कंट्री के। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जूमिंग के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में, और पामलो के नाम से जानते हैं मणिपुर, दीपा के नाम से बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, और छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार के अंदर इसको दीपा के नाम से जाना जाता है इस टाइप की खेती को। वर्ल्ड के अंदर अदर जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है जूमिंग को। जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं मैक्सिको के अंदर, सेंट्रल अमेरिका में, यानी मिल्पा नाम से 2 जगह जानी जाती है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, और कोनुको ये वेनेजुला के अंदर जानते हैं इस नाम से, रोका ब्राज़ील के अंदर, और मसौल ये जानते हैं सेंट्रल एशिया अफ्रीका के अंदर, लद्दाख के नाम से जानी जाती है ये इंडोनेशिया के अंदर, और रे के नाम से जानी जाती है ये वियतनाम के अंदर। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, इंडिया के अंदर ये जो पुराना तरीका है कल्टीवेशन का इस कॉल्ड बेवार, इसको बेवार और दहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, और
कोडू और पेंडा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, पामा दाबी के नाम से जाना जाता है, या कोमान के नाम से, कोमान या ब्रिंगा उड़ीसा के अंदर 3 नाम से जाना जाता है, पामा दाबी और कुमान एंड ब्रिंगा। कुमारी के नाम से जानते हैं इसको वेस्टर्न घाट के अंदर, और वलरे के नाम से, वलरे या वॉल्ट्रे के नाम से जाना जाता है ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, और खेल के नाम से जाना जाता है ये हिमालयन बेल्ट में, एंड पुरवा के नाम से जाना जाता है झारखंड, और झुमिंग के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। तो आपने देखा कि जो ये खेती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड हो। अब इसके अंदर ये जो इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो एक कहानी सुनाई है छोटी सी, और इसमें बताया है रिंजा एक लड़की है जो कि अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहती है, और उसका जो परिवार है वो गांव के बहुत कोने में, जैसे कहते हैं बिल्कुल सबसे बाहर की तरफ इनका जो छोटा सा परिवार घर है वहाँ रहते हैं ये, ऑफ दीपू इन असम के अंदर। और वहाँ पर ये अपने परिवार को खेती करते हुए और क्लियर करते हुए फॉरेस्ट को, और स्लैश एंड बर्न और ये सब करते हुए देखती है किस तरह से ये लोग कल्टीवेशन करते हैं, और उनको देख के बहुत खुश होती है। और सी ऑफन हेल्प, और उनकी मदद भी कराती है इरिगेशन करने में, फील्ड में वाटर रनिंग थ्रू एंड बैम्बू कैनल्स को यूज़ करके, एंड जो कि नियर स्प्रिंग से ये लोग लेके आते हैं। शी लव्स, उसको बहुत प्यार है अपने आसपास के वातावरण से, एंड वांट टू स्टे, और वो चाहती है कि यहाँ पर वो लंबे समय तक रहे, ऐसी कैन जब तक वो रह सकती है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को ये नहीं पता, उसको ये आइडिया नहीं होता कि जब इस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसको इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, या उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जो लैंड क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में वो दूसरी जगह पर जाके खेती करेंगे। तो ये एक बच्चे की कहानी बताई है कि वो वहाँ सेटल होना चाहती है, बट नहीं हो पा रही है क्योंकि फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और उस टाइम वो लोग फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते थे, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो फार्मर्स थे वो उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो उसमें लगा सकें खेती के अंदर। अब ये तो था आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। तो प्रिमिटिव के अंदर तो जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं या जो एग्रीकल्चर की जाती है वो सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए की जाती है, या अपनी कम्युनिटी को पालने के लिए की जाती है, क्योंकि उसके अंदर परिवार या कम्युनिटी के मेंबर मिलकर उसको करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन जो इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग होती है, इसके अंदर जो खेती की जाती है वो अपने परिवार को पालने के साथ साथ जो सरप्लस बच जाता है उसको सेल कर दिया जाता है। तो इन दोनों में बस यही अंतर है कि प्रिमिटिव के अंदर वो लोग अपना परिवार पालने के लिए करते हैं, किसान जो होते हैं वो अपना परिवार पालने के लिए खेती करते हैं, और इंटेंसिव के अंदर उनका जो लक्ष्य होता है वो अपने परिवार को पालने के साथ साथ सेल करना भी होता है, मार्केट से प्रॉफिट कमाना भी होता है। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ये की जाती है सबसे ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस जगह पर, या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन का जो प्रेशर होता है लैंड पर वो ज़्यादा होता है। दिस इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है विच हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल, जिसके अंदर हाई डोजेस के बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो आपने देखा कि प्रिमिटिव के अंदर तो वो पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं, पुराने प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसके अंदर जस्ट अपोजिट है, ये एक तो हाईली पॉपुलेशन वाले एरिया के अंदर होती है, लैंड सबके पास लिमिटेड होती है, और इसके अंदर वो लोग अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो बायोकेमिकल्स इनपुट्स को यूज़ करते हैं और इरीगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। और प्रिमिटिव के अंदर क्या था कि इरिगेशन के बजाय वो मानसून पर डिपेंड होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस है। अगर आपसे डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, तो आप इनको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं।
though the right of inheritance leading to division of land among the successive generation has rendered land holding size uneconomical। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब होता है जो प्रॉपर्टी के अंदर बेटे का जो अधिकार होता है, उससे जो दादा परदादा अपने बच्चों को जो दे के जाते हैं और उनके जो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो आगे अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को देते हैं, तो उससे जो लैंड होती है उसका जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में किसी के केवल 4 बेटे हैं तो किसी के 2 हैं, तो उस हिसाब से जो लैंड है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो लैंड जो है वो अलग अलग टाइप से उसकी जो होल्डिंग है वो अलग अलग हो जाती है साइज़ के अंदर, अनइकनॉमिकली हो जाती है क्योंकि कहीं पे लैंड बहुत छोटी हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। धीरे धीरे अगर वो आगे अपने सक्सेसिव को देते रहेंगे तो इन फ्यूचर वो जो लैंड है बहुत ही कम बचेगी और जो कि अनइकनॉमिक हो जाती है। तो जो फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट, और उस छोटी सी ज़मीन से जो किसान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। उनके पास ज़मीन तो होती कम और जिससे वो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा लेना चाहते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वही एक ज़रिया होता है उनके जीने के लिए, तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स वगैरह या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एग्रीकल्चर, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है एग्रीकल्चर लैंड पर, और अगर ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहा तो इन फ्यूचर वो जो लैंड है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, आगे चल के वो किसी मतलब की नहीं रहेगी, उस पर खेती नहीं की जा सकती है। तो इससे बचने के लिए कम से कम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना चाहिए और बायोकेमिकल्स को बायो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं इनको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे और जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहे। अब आता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जैसे कि नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ये जो फार्मिंग है केवल सेलिंग के पर्पज़ से की जाती है, यानी कि बेचने के पर्पज़ से की जाती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो मेन विशेषता होती है इस टाइप की फार्मिंग की, इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोसेज, कि इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये बेचने के पर्पज़ से की जाती है तो जो किसान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर डोजेस के मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, और जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन कर सकें। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन, और जो डिग्री है कमर्शलाइजेशन की ऑफ एग्रीकल्चर, ये अलग अलग पाई जाती है, वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वेराइज मतलब अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब की, लेकिन जो राइस है यही सबसिस्टेंस क्रॉप है उड़ीसा की, यानी कि पंजाब और हरियाणा के अंदर तो इसको बेचने के पर्पज़ से लगाया जाता है, लेकिन उड़ीसा के अंदर इसी राइस को केवल खाने के पर्पज़ से लगाया जाता है, अपनी फैमिली को चलाने के पर्पज़ से लगाया जाता है। तो ये था आपका कमर्शियल फार्मिंग। फिर आता है आपका प्लांटेशन। जो प्लांटेशन है ये भी एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का ही, बस इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि प्लांटेशन के अंदर एक ही टाइप की जो क्रॉप होती है, सिंगल क्रॉप होती है, उसको बहुत बड़े एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेरेंस, और जो प्लांटेशन है एंड इंटरफेस, ये इंटरफेस है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज़ का, यानी कि इसमें इंडस्ट्रीज़ को भी यूज़ किया जाता है। और या हम ये कह सकें कि भाई इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स जो हैं वो प्लांटेशन के थ्रू मिलते हैं। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, और इसके अंदर बहुत बड़ा लैंड कवर होता है जिसमें बहुत सारी कैपिटल लगती है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज़ होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, और जो बाहर से जो लेबर्स आते हैं माइग्रेंट लेबर्स, उनकी मदद से इस खेती को किया जाता है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, और जितना भी प्रोडक्शन होता है इस प्लांटेशन में वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि इंडिया के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन
बनाना एट्सेट्रा, ये सारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप है। जो टी है वो असम में एंड नॉर्थ बंगाल में लगाई जाती है। कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक के अंदर ग्रो की जाती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो कि इन स्टेट्स के अंदर उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, और ये जो प्रोडक्शन होता है केवल मार्केट के लिए ही होता है। एज वेल एज, और साथ ही साथ जो नेटवर्क है इसी की वजह से जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, ये कनेक्ट होता है प्लांटेशन से। यानी प्लांटेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मार्केट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसके अंदर। तो ये तो था आपका कम्युनिकेशन, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में और प्लांटेशन के बारे में। तो आज आपने 4 क्रॉप्स के बारे में, 4 टाइप्स की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। एक तो था आपका प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा था आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा आपका कमर्शियल फार्मिंग, और चौथा प्लांटेशन। ये भी एक कमर्शियल टाइप्स की ही फार्मिंग होती है, तो प्लांटेशन हो गया। तो आज जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ाई है उसको आपको रिवाइज करना है, और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।